हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और अगर नहीं चल रही है तो डोंट वरी, मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक इफेक्टिव वे का सीरीज। इस सीरीज में मैं आपको बहुत ही इफेक्टिव वे से इसमें 100% आपका सारा का सारा चैप्टर कवर होने वाला है, विद एक्सप्लेनेशंस, विद क्वेश्चंस एंड विद एवरीथिंग। ओके, सभी के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। मतलब ये वाला सीरीज हमारा है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर किस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। वो आप देख सकते हैं पिछले स्लाइड्स को, मतलब पिछले लेक्चर को प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ओके, और भी किसी लेवल का आपको हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उस लेवल पे डेवलप करके बताने वाला हूँ। चलिए कुछ समझते हैं आज के इस क्लास में। म्यूटेशंस है, म्यूटेशंस का मतलब क्या होता है? तो सिंपल वे में क्या याद रखना आपको, म्यूटेशंस का डेफिनेशंस, वो म्यूटेशन का डेफिनेशन होता है सडन चेंज इन जीन सीक्वेंस। ओके, जीन सीक्वेंस में सडन चेंज हो जाना, अचानक से चेंजेस हो जाना, उसे म्यूटेशन बोला जाता है। और ये म्यूटेशन होता क्या है? सबसे पहले तो आते हैं यहाँ पे, जीन क्या होता है। तो जीन का मतलब आप याद कीजिए, आप पढ़े हैं डीएनए, डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए को पढ़ने के लिए न्यूक्लियस चाहिए और न्यूक्लियस को पढ़ने के लिए सेल चाहिए। ओके, तो ये डीएनए है और इस डीएनए के अंदर ये जो सीढ़ी टाइप का होता है जिसमें हम लोग पैर रख के चढ़ते हैं ऊपर की तरफ, वो है आपका जीन। और इसी जीन के अंदर इंफॉर्मेशन हिडन होता है। मतलब क्या हुआ कि एक मोबाइल है और उस मोबाइल को जैसे स्क्रॉल अप करते हैं तो ऊपर जाता है, स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नीचे आता है। इसका मतलब क्या हुआ, वो सारा चीज़ कोड के बेसिस पे चल रहा है। अगर वो कोडॉन्स के अंदर एक भी चेंजेस आ गया तो वो मोबाइल हैंग करने लगेगा, वो सही से नहीं चलेगा, स्मूथली नहीं चलेगा। वैसा ही हमारे बॉडी का भी कोडॉन होता है, मतलब जेनेटिक कोड है। ये जेनेटिक कोड किस फॉर्म में होता है? तो जीन के फॉर्म में होता है। और जीन क्या होता है? तो एक सीक्वेंस को बोला जाता है, मतलब फास्फोरस, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, और उसके बाद फिर शुगर, उसके बाद फिर फास्फोरस। ये एक जीन सीक्वेंस होता है। ये जीन सीक्वेंस रिप्रेजेंट करता है कि इंसान का क्या जेनेटिक मेकअप है, मतलब कौन सा इंफॉर्मेशन ये अपने पेरेंट्स से लेकर आया है। और जो इन्फॉर्मेशन लेकर आया वह इन्फॉर्मेशन होगा। उसी इन्फॉर्मेशन के अंदर चेंज हो जाने के प्रॉपर्टीज को बोला जाता है म्यूटेशन, एंड इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। ओके, तो चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं, इसके बारे में समझते हैं एवरीथिंग अबाउट दिस। ओके, अब ये इसमें क्या क्या चीज़ मिलेगा आपको? तो इसमें मिलने वाला है आपको, देखिए यहाँ पे म्यूटेशंस क्या है, तो इट इज़ द प्रोसेस। ओके, ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस की मदद से बहुत तेजी से सडन चेंज हो जाता है जीन सीक्वेंस के अंदर। तो इट इज अ सडन चेंज इन जीन सीक्वेंस, बस ये याद रखना आपको। लॉस, डिलीशन, गेन और इंसर्शन। मतलब लॉस मतलब खत्म हो जाना, डिलीट कर जाना, और गेन मतलब एक्स्ट्रा कॉपी आ जाना, इंसर्ट कर जाना। कोई भी चीज़ इंसर्ट कर जाता है तो गेन हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब कोई भी चीज़ बढ़ जाएगा तो उसको बोला जाता है कॉपी हो गया है, मतलब डुप्लीकेट बन गया है। तो डुप्लीकेशन भी इसे बोला जाता है। ओके, तो डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट, डीएनए सेगमेंट दैट इज जीन। तो जीन के बारे में बात किया जा रहा है। तो हमारे बॉडी के अंदर का जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या है, जेनेटिक कोड क्या है? तो वो है जीन। कॉजेज क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, मतलब क्या हुआ कि जैसे डीएनए के सीक्वेंसेज में चेंजेस आएगा और वो चेंज हो जाएगा, मतलब जीन चेंज हो जाएगा। तो जीन चेंज हो जाने का प्रोसेस दो है, लॉस हो जाना या फिर कोई कहीं से आकर जुड़ जाना, तो वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ कहते हैं। और उस इंसान के अंदर कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाएगा, दैट इज़ जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब डिजीज़ हो जाएगा उसको। ओके, तो सबसे पहले म्यूटेशंस के बारे में समझेंगे, तभी तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में समझेंगे हम लोग। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग म्यूटेशंस के बारे में ही समझ रहे हैं। क्या है? तो द एजेंट्स विच इंड्यूसेस, इंड्यूस मतलब होता है करवाना, करवाना मतलब कोई भी काम को करवा देना, कर देना, मतलब बढ़ावा देना, तो कारण बनना काम को करने का। तो इंड्यूसेस म्यूटेशन आर कॉल्ड म्यूटाजेंट्स, मतलब वैसा सब्सटेंसेस, वैसा एजेंट्स जो म्यूटेशन करवाता है उसे म्यूटाजेंट्स बोलते हैं। जैसे एलर्जी में याद कीजिए, एलर्जी को करवाने वाले को बोला जाता है एलर्जेंस, वैसा ही यहाँ पे म्यूटाजेंस है। ओके, दे इंक्लूड क्या है? तो यूवी रेडिएशंस, जो सन रेज से, मतलब सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आता है उसे बोला जाता है यूवी रेडिएशन। आयोनाइजिंग, एक होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन और एक होता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन।
तो यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, दिस इज नॉट आयोनाइजिंग रेडिएशन, ये आयोनाइजिंग रेडिएशन नहीं है, ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन से कैंसर नहीं होता है, बट यूवी रे एक ऐसा रे है जिससे कैंसर का कारण बन सकता है, मतलब कैंसर हो सकता है किसी भी इंसान को, तो ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, इवन इट कॉजेज कैंसर। अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, एक्स रे, ये सब क्या कहलाता है? आयोनाइजिंग रेडिएशन। मतलब आयोनाइजिंग का मतलब क्या होता है ना, कि हमारे बॉडी के ऊपर इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का रे फॉल करता है बहुत कम समय में कि वो हमारे सेल के इंफॉर्मेशंस को चेंज कर देता है, उसे ही बोला जाता है आयोनाइजिंग रेडिएशन, और मीन्स म्यूटाजेंस। ओके, और म्यूटेशन से ही क्या होता है? तो कैंसर होता है। तो म्यूटेशन का सबसे बड़ा कॉजेज क्या है? कैंसर है। और वो कैंसर कब होता है? तो कैंसर कभी भी हो सकता है, और वो फिजिकल फैक्टर की वजह से होता है। इन ह्यूमन कंट्रोल क्रॉस आर नॉट, अब देखो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज, पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस का मतलब क्या होता है? तो पेडिग्री का मतलब याद करो आप, पेडिग्री को बोला जाता है, जैसे अभी बिहार में, तो बिहार के अंदर लैंड का पूरा रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ज़मीन का सर्वे हो रहा है। इस सर्वे में बोला जाता है कि आप अपने पूरे जनरेशन्स का एक क्या निकालिए, तो एक वंशावली बनाइए, तो वंशावली को बोला जाता है पेडिग्री। और एनालिसिस मतलब उसके बारे में पढ़ना, उसके बारे में स्टडी करना, कि कौन है, किसको कितना बेटा है, कितनी बेटी है, और कौन कैसा है, वो सारा चीज़ इन्फॉर्मेशंस को बताता है पेडिग्री में। तो पेडिग्री एनालिसिस मतलब कंट्रोल क्रॉसेस, कंट्रोल क्रॉसेस से हम लोग नहीं पता कर सकते हैं, एक छोटा सा प्लांट तो नहीं है, इंसान तो एक प्लांट नहीं है कि हम लोग डायरेक्ट पता कर सके कि किस इंसान को क्या कौन सा डिजीज़ हुआ है। तो इसलिए डिजीज़ को पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पेडिग्री एनालिसिस पढ़ते हैं कि किस इंसान को कौन सा डिजीज़ लगा था, और उसके जनरेशन में कौन सा डिजीज़ चलता हुआ आ रहा है, और फिर फ्यूचर में क्या हो सकता है, किसको कौन सा डिजीज़ लग सकता है। मतलब ये बेस्ड है किसके ऊपर? तो प्रीवियस में किसको लगा, और फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन करना, वो सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन शो करता है। मतलब पेडिग्री एनालिसिस से बहुत आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं। ओके, सो दे स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री, और ये फैमिली हिस्ट्री के बारे में पता किया जाता है, पढ़ाया जाता है। अबाउट इनहेरिटेंस इज यूज्ड, मतलब कौन सा इनहेरिटेंस है जो आया है पेरेंट से बच्चे के अंदर, या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से संतान जो बने हैं उनसे ऑफ स्प्रिंग्स में कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन आया है, वो सारा चीज़ हम लोगों को बताता है। एक रिप्रेजेंटेशंस होता है। मतलब क्या है? पेडिग्री एनालिसिस उस एनालिसिस को बोला जाता है जिस एनालिसिस में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? तो एक ऑफिशियल्स पेरेंटल इन्फॉर्मेशंस होता है, जिस इन्फॉर्मेशन में सारा चीज़ लिखा हुआ होता है, एक 2D फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन सा चीज़ क्या है और कब कौन सा डिजीज लगा है। ओके, सच एन एनालिसिस ऑफ जेनेटिक ट्रेट इन सेवरल जनरेशंस ऑफ अ फैमिली इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। मतलब क्या हुआ? जेनेटिक ट्रेट, तो जेनेटिक ट्रेट के अंदर आते हैं हम लोग अगर, तो जेनेटिक ट्रेट में मतलब ट्रेट क्या है? तो ट्रेट को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कैरेक्टर। तो कैरेक्टर के लिए बात करें अगर हम लोग, तो कैरेक्टर एक गुण होता है, और उस गुण में याद रखना कि नेचर ने हर एक चीज़ के लिए दो पहलू बनाया है। दो पहलू मतलब एक सही तो एक गलत, एक अच्छा तो एक बुरा, एक बड़ा तो एक छोटा, तो हर एक चीज़ का दो पहलू बनाया है। तो उस दो पहलू में एक कैरेक्टर को ले रहे हैं, तो वो मतलब एक चीज़ को ले रहे हैं तो कैरेक्टर, और उसके अंदर जो दो पहलू है वो कहलाता है ट्रेट। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में समझ लीजिए एक ही बार में, कैरेक्टर जैसे हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं हाइट, तो किसी का हाइट ये कैरेक्टर कहलाएगा, और हाइट के अंदर दो चीज़ है, एक है टॉल और एक है ड्वार्फ। ये ड्वार्फ क्या कहलाएगा? टॉल एंड ड्वार्फ, ये कहलाएगा आपका ट्रेट। ओके, कलर में लेते हैं तो किसी का ब्लैक है और किसी का वाइट है, तो ये कलर ब्लैक और वाइट क्या दिखा रहा है? ट्रेट को, और कलर क्या है? कैरेक्टर है। ओके, तो ऐसे समझिएगा आप। तो उसी चीज़ को हम लोग एनालिसिस करते हैं कि किस परिवार में, कोई भी परिवार ले रहा है कि एक फैमिली ले रहे हैं, उस फैमिली में किसको कौन सा डिजीज़ चलता हुआ आ रहा है और हिस्ट्री क्या है, और इससे फ्यूचर में क्या प्रेडिक्ट किया जा सकता है। मतलब फ्यूचर एनालिसिस पढ़ते हैं हम लोग। इट मे बी पॉसिबल कि क्या हो सकता है डिजीज़ में, तो उसके अंदर कुछ चार्ट बताया गया है कि कौन सा चार्ट होगा, तो कैसे समझेंगे कि ये जेनेटिकल डिसऑर्डर है। इसमें देखना है आपको, ये मेल है, मेल स्क्वायर में होगा, और फीमेल गोल गोल राउंड राउंड, और ये वाला हो जाएगा
क्या, तो सेक्स अनस्पेसिफाइड, मतलब सेक्स को अभी नहीं बताया गया है कि कौन सा सेक्स है ये, तो वो हो जाएगा ट्रांसजेंडर के फॉर्म में। अगर ये सब रंगा गया, कलर हो गया, तो हम लोग कहेंगे क्या हो गया इसको, डिजीज हो गया, अफेक्टेड इंडिविजुअल। और दोनों का मिलन हो जाएगा, मिल जाएगा ये, तो समझ जाएंगे कि ये मेटिंग हो गया, मतलब मैरिज सेरेमनी हो गया है। फिर अगर डबल लाइन हो गया तो ये समझ जाएंगे कि क्लोज रिलेटिव से इसका मैरिज हुआ है, शादी हुआ है और मेटिंग हुआ है। फिर आते हैं ये मेल और ये फीमेल, दो बच्चे बने, तो ये बच्चे को रिप्रेजेंट किया जाता है, ऊपर वाला पेरेंट्स है, नीचे वाला बच्चा है, ऑफ स्प्रिंग। और ये मेल और ये फीमेल, और बीच नीचे में एक कलर हो गया, मतलब समझ जाएंगे कि ये मेल और ये फीमेल है, और ये बच्चा जिसको डिजीज हो गया है, जेनेटिकल डिसऑर्डर। ओके, तो याद रखना ये चीज़, इसमें कुछ समझना है नहीं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बस याद रखना आपको। पेडिग्री एनालिसिस में नेक्स्ट पॉइंट क्या हम लोगों का, द रिप्रेजेंटेशन और चार्ट शोइंग फैमिली हिस्ट्री इज कॉल्ड फैमिली ट्री और पेडिग्री। मतलब क्या हुआ कि बच्चे में दादा, उसके बाद चचा, पापा, ये सब का इन्फॉर्मेशन आता था, और उसके बाद फिर आता था क्या कि हम लोगों का इन्फॉर्मेशन क्या होता है वो बच्चे के अंदर बताया जाता था, उसको बोलते थे फैमिली ट्री। और ये क्या है, ये भी एक फैमिली ट्री है बट डिजीज के साथ है, इसलिए इसको बोला जाता है पेडिग्री एनालिसिस। ओके, और पेडिग्री एनालिसिस में इन ह्यूमन जेनेटिक्स पेडिग्री स्टडी इज यूटिलाइज्ड टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ अ स्पेसिफिक ट्रेट, एबनॉर्मेलिटीज और डिजीज। मतलब किसी भी एक ट्रेट को, एबनॉर्मेलिटीज को और डिजीज को टारगेट कर सकते हैं कि कौन सा डिजीज कैसे फैलता है, इनहेरिट होता है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे जाता है, उसके बारे में अगर स्टडी करना होगा तो दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर स्टडी दिस। ओके, तो स्टडी करने के लिए हम लोगों के लिए ये सबसे अच्छा इंफॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए, पहले इसको समझ लीजिए आप कि ये है नॉर्मल फीमेल, और बहुत ज़्यादा डार्क कर दिए तो ये हो गया हेमोफिलिक फीमेल, और ये है कैरियर फीमेल, मतलब हीमोफीलिया का ले लिए हैं पहले हम लोग कंडीशन। तो ये क्या है, कैरियर है और फीमेल, और ये है मेल, नॉर्मल मेल। देख रहे हैं ना, अगर कम डार्क होगा तो नॉर्मल, और ज़्यादा डार्क हो जाएगा तो हीमोफिलिक मेल। अब ये ज़्यादा डार्क है और ये कॉमन डार्क, मतलब कम है, लाइट है, और ये कम पिंक है, और ये ज़्यादा और कम दोनों ही है, इसका मतलब ये कैरियर हो गया, और ये नॉर्मल है, और ये भी नॉर्मल है, और ये क्या है, डिजीज़ वाला हो गया। अब यहाँ से दोनों को मेटिंग किया गया कैरियर के साथ, तो कैरियर हीमोफिलिक्स के साथ मेटिंग किया गया, तो ये कैसा बना, तो ये जो ऑफ स्प्रिंग आया, मतलब फीमेल जो आई, ये कैरियर हो गई। ओके, और ये इसमें जब कैरियर को नॉर्मल फीमेल के मेल के साथ मेटिंग करते हैं तो उस समय में क्या हो जाता है कि एक डिजीज़ हो मतलब नॉर्मल फीमेल हो जाती है, और ये एक कैरियर हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं और फीमेल को ये नहीं कर रहे हैं, मतलब फीमेल को डिजीज वाला नहीं ले रहे हैं, अफेक्टेड नहीं ले रहे हैं, और मेल कभी भी कैरियर नहीं होता है, वो यही होगा, डिजीज होगा या नॉर्मल होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट में, तो जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब क्या हुआ, इसके बारे में कुछ समझते हैं। जेनेटिक मतलब जीन से रिलेटेड है, और डिसऑर्डर का मतलब याद रखो आप, लाइक बटन होता है एक, और एक वर्ड और भी ले लेते हैं, कंफर्ट बोलते हैं ना, कंफर्ट। तो कंफर्ट, अब यहाँ पे लगा देते हैं डिस, यहाँ पे लगा देते हैं डिस, तो ये डिसलाइक, और ये हो जाता है डिसकंफर्ट। मतलब क्या हुआ, डिस लग जाना मतलब होता है नहीं, और कंफर्ट मतलब क्या होता है, आराम, अब आराम नहीं है। इसका मतलब डिसलाइक पसंद कर रहे थे, अब ना पसंद कर रहे हैं, पसंद नहीं कर रहे हैं। वैसा ही आया यहाँ पे वर्ड इज वर्ड समझिए आप। तो इज मतलब होता है एक्सेसिबल, मतलब जिसको हम कर सकते हैं, करने योग्य है। बट यहाँ पे क्या लगा दिया हम लोग, डिज, तो बन गया क्या, डिजीज, DIS, डिज, EASE, इज, डिजीज, मतलब दो वर्ड से बना हुआ है। वही चीज़ यहाँ पे है, डिसलाइक, डिसऑर्डर, मतलब ऑर्डर में अब नहीं रहा हमारा बॉडी, या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑर्डर में नहीं है, वो चेंजेस हो गया है, तो उसे हम लोग बोलेंगे डिसऑर्डर, और जेनेटिक डिजीज बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और वो नेक्स्ट स्लाइड हमारा है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में समझिएगा, तो जेनेटिक डिसऑर्डर में क्या बताया जा रहा है, द डिसऑर्डर्स ड्यू टू चेंज इन जीन और क्रोमोजोम। वैसा डिसऑर्डर जो जीन और क्रोमोजोम के अंदर चेंज हो जा रहा है, मतलब वैसा इंफॉर्मेशन या जीन या क्रोमोजोम के अंदर चेंजेस कर रहा है, उसको बोला जाएगा
जेनेटिक डिसऑर्डर। मतलब अभी आपको बताया कि म्यूटेशन होगा तो सडन चेंज हो जाएगा जीन सीक्वेंस में, जीन सीक्वेंस में चेंज हो गया तो अब कोई डिजीज हो जाएगा, उसे हम लोग बोलेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर। देख रहे हैं ना, यहाँ से डिलीट हो गया तो आप कोई सपोज ये पिक्चर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे ये सपोज ये वाला जो जीन था ना, ये ब्रेन के फंक्शन को और विजन को कंट्रोल कर रहा था, यहाँ से ये हट गया तो समझ लीजिए कि ब्रेन का फंक्शंस और विजन कंप्लीट क्लियर नहीं हो पाएगा, सही से नहीं चल पाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या कह रहा है, तो देखिए टाइप्स ऑफ इट इंक्लूड, मतलब टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर कितने तरह का होता है, तो ये 2 टाइप्स का होता है, पहला मेंडेलियन और डिसऑर्डर और दूसरा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर याद रखना आपको, मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारा चीज़ समझ लीजिए। ओके, तो मेंडेलियन जो मेंडल साहब ने बताया वैसा डिसऑर्डर, और क्रोमोसोमल जो क्रोमोसोम के बेसिस पे दिया गया कि क्रोमोसोम के अंदर ये चेंजेस हुआ है तो उसको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलेंगे। अब यहां पे समझिए आप नेक्स्ट में क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में हम लोग समझने जा रहे हैं। फर्स्ट में इट कॉजेज बाय अल्टरेशन और म्यूटेशन, मतलब अल्टरेशन का मतलब क्या होता है, मिलावट या चेंज हो जाना, ऑल्टर हो जाना, बदल जाना। तो अल्टरेशन हो जाए या फिर म्यूटेशन हो जाए, चेंज हो जाना या म्यूटेशंस हो गया है उसके अंदर, दोनों एक ही वर्ड है, इन द सिंगल जीन, एक जीन के अंदर, दिस इज नोन एज मेंडेलियन डिसऑर्डर। और वो अगर पूरे क्रोमोसोम के अंदर चेंजेस आ जाएगा तो उसको बोलेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और ये है मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर जेनेटिकल डिसऑर्डर का ही एग्जाम्पल है, बट इसमें एक सिंगल जीन के साथ चेंजेस आता है। हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया, थैलेसीमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये सब एग्जाम्पल है किसका, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर का। मतलब ये बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है, इसको अच्छे से पढ़िए और समझिए। ये एनसीईआरटी का लाइन है। क्वेश्चन में आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेंडेलियन जेनेटिक्स, तो मेंडेलियन जेनेटिक्स मेंडेलियन डिसऑर्डर, तो आपको जवाब दे देना है क्या, इसमें से जो भी ऑप्शन रहेगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो हीमोफीलिया, रॉयल डिजीज। हीमोफीलिया क्या है, तो ये एक रॉयल डिजीज है। रॉयल डिजीज मतलब बहुत बड़े लोगों में आया है, मतलब अमीर लोगों का डिजीज है ये। अमीर मतलब राजाशाही से आया है ये। इट इज अ सेक्स लिंक्ड, सेक्स लिंक्ड मतलब सेक्स क्रोमोसोम कितना होता है, तो एक्स होता है और एक वाई होता है। अब ये एक सेक्स लिंक्ड है, सेक्स से जुड़ा हुआ डिजीज है, बट सेक्स में भी कौन सा, तो एक्स लिंक्ड, मतलब सेक्स क्रोमोसोम 2 होता है, एक्स और वाई, एक्स वाले क्रोमोसोम के ऊपर होगा, और उसमें भी कैसा, तो रिसेसिव डिसऑर्डर। रिसेसिव वाला ये यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है अपने आप में, तो रिसेसिव वाला एक्सप्रेस होगा, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे उसको, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। इन दिस अ प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन द ब्लड क्लॉटिंग इज अफेक्टेड। अब जो प्रोटीन होता है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो अफेक्टेड हो जाता है। मतलब वैसा जीन जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए प्रोटीन बना रहा था वो जीन अफेक्टेड हो गया, अब वो प्रोटीन नहीं बनेगा। अब आपको मालूम है कि 13 फैक्टर होता है ब्लड को क्लॉट करने के लिए, तो 13 फैक्टर में से अगर एक भी फैक्टर काम नहीं किया, एक भी फैक्टर नहीं अपना फंक्शंस रोल प्ले कर रहा है या कमी है, तो समझ लीजिए कि ब्लीडिंग होता रहेगा, सिंगल कट कंटिन्यू ब्लीडिंग होता रहेगा विदाउट स्टॉप। समझ गए ना, तो वही चीज़ का ये डिजीज़ है हीमोफीलिया। मतलब हीमोग्लोबिन वर्ड याद रखिएगा, हीमोफीलिया मतलब ये हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है। अ सिंपल कट रिजल्ट इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, और एक सिंगल कट नॉन स्टॉप ब्लीडिंग का कारण बन सकता है और इंसान का डेथ हो सकता है। समझ गए ना, नेक्स्ट में चलते हैं। याद रखना इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये रिसेसिव डिसऑर्डर। ओके, अब आते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया मतलब रॉयल डिजीज। इसमें क्या है, द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय 2 अलील। अलील क्या है, तो अलील के बारे में समझिए, अलील भी एक जीन ही है, बट जीन का स्पेशल जीन है ये, वैसा जीन जो एक काम को परफॉर्म कर रहा है, एक काम को रोल प्ले कर रहा हो, उसको बोला जाता है अलील। और वो अलील हमेशा पेयर में लिखाता है, जैसे कैपिटल टी
ये अलील है और ये टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसी भी प्लांट को टॉल बनाने के लिए ये जीन है जो रिस्पॉन्सिबल है, इसी जीन को हम लोग नेमिंग कर दिए तो ये बन जाएगा आपका अलील। ओके, तो कैपिटल एच और स्मॉल एच ये अलील है, ये जीन ही है, बट जीन को ऐसे नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता, इसलिए अलील बोल रहे हैं इसको। तो कैपिटल एच और स्मॉल एच ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या चीज़ का, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टू अलील है जो डिजीज को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कंट्रोल करता है। ओके, तो ये वाला जो डिजीज है ना, ये दो अलील से कंट्रोल होता है, कैपिटल एच और स्मॉल एच। क्वीन विक्टोरिया वाज अ कैरियर ऑफ हीमोफीलिया, हीमोफीलिया की कैरियर है ये, क्वीन विक्टोरिया कैरियर थी, और ये कैरियर थी तो ऑफ स्प्रिंग में कैसे बना, उससे जो संतान बने उससे कैसे कैसे ट्रेवल होता चला गया, वही चीज़ हम लोग को समझना है। अब सिंपल चीज़ है कि कैपिटल एच है और ये स्मॉल एच है, जहाँ पे कैपिटल एच होगा वो डोमिनेंट कहलाएगा और डोमिनेंट वाला डिजीज नहीं कहलाएगा, मतलब हीमोफिलिक नहीं कहलाएगा। जहाँ पे स्मॉल एच होगा वही हीमोफिलिक कहलाएगा। इसका मतलब कैपिटल एच और स्मॉल एच है, दो है ना यहाँ पर तो कैपिटल एच और स्मॉल एच, तो ये क्या कहलाएगा, ये फीमेल है, तो फीमेल के ऊपर अगर दो क्रोमोसोम है तो इस पे भी एच, इस पे भी एच और इस पे भी एच, स्मॉल एच आया तो ये कहेंगे इसको डिजीज। यहाँ देख लीजिए क्या है, हीमोफिलिक फीमेल है, और एक ही पे अगर स्मॉल ही एच रहेगा तो वो कैरियर कहलाएगी। ठीक है ना, एक पे कैपिटल एच और एक पे स्मॉल एच, कैपिटल एच नहीं भी दीजिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एक पे स्मॉल एच ही है, इसका मतलब दोनों पे स्मॉल एच नहीं आया है, इसलिए एक क्रोमोसोम बचा हुआ है तो ये रिसेसिव कहलाएगा। फिर क्या है, कैपिटल एच एक्स के ऊपर एक्स एच और वाई, ये डोमिनेंट फेज है तो इसलिए बॉय क्या होगा, लड़का जो होगा नॉर्मल मेल, ये मेल नॉर्मल हो जाएगा। और अगर फीमेल मेल के ऊपर एक्स क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम होता है ना एक्स, उसके ऊपर ही स्मॉल एच आ गया तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये हीमोफिलिक मेल है। ओके, तो अगले स्लाइड पे चलते हैं, ऐसे समझिएगा, ध्यान रखिएगा इसको। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में हम लोग समझते हैं, कितना है इसमें, चलिए कलर ब्लाइंडनेस को अच्छे से समझते हैं। अब देखो यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस के बारे में क्या बताया गया, वैसा ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है, कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, कलर नहीं दिखता है सही से, एक जगह पे बहुत सारा कलर रहेगा ना, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, उसे ही बोला जाता है कलर ब्लाइंडनेस। इट इज अ सेक्स लिंक्ड, ये भी सेक्स लिंक्ड है, बट कैसा लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड है, और ये भी कैसा है, रिसेसिव डिसऑर्डर है। ओके, सेम एज इट इज, वही चीज है हीमोफीलिया के जैसा। ड्यू टू डिफेक्ट इन इधर रेड और ग्रीन कोन ऑफ आई, मतलब क्या होता है, डिफेक्ट हो जाता है, दो सेल होता है रेटिना के पास, एक होता है कोन सेल और एक होता है कौन सेल और एक होता है रॉड सेल। कौन सेल और रॉड सेल, यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, ये कौन सेल है, ये लंबा लंबा जो है ये रॉड सेल है, और ये छोटा छोटा जो है ये कौन सेल है, कौन की तरह होता है बिल्कुल। तो कौन सेल और रॉड सेल ये दो सेल होता है, और कौन सेल जो होता है ना, ये कलर विजन के लिए होता है, मतलब कलर चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो कलर में जब हम लोग देखते हैं, मतलब दिन के रोशनी में देखने में या रोशनी में लाइट में देखने के लिए जो सेल रिस्पॉन्सिबल होता है ना, उसको बोला जाता है कौन सेल, मतलब सी से कलर और सी से कोन। और रात में देखने के लिए रात मतलब रॉड सेल, आर से रात और आर से रेड, रॉड सेल। तो रॉड सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट नाइट विजन, मतलब अंधेरे में डिम लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसीलिए उल्लू के अंदर ज़्यादा रॉड सेल होता है, जिसकी वजह से वो रात में दिख पाता है, कौन सेल बहुत कम होता है, इसलिए कलर में नहीं दिख पाता है वो। इट रिजल्ट इन, तो इसलिए कलर को देखना है ना, तो कलर को देखना है तो कौन से सेल के साथ प्रॉब्लम होगा, तो कौन सेल के साथ प्रॉब्लम होगा। इट रिजल्ट इन फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड और ग्रीन कलर, मतलब स्पेशली रेड और ग्रीन कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, फर्क नहीं पता कर पाएंगे कि कौन सा रेड है और कौन सा ग्रीन है, तो वो वाले डिजीज को बोला जाएगा कलर ब्लाइंडनेस। ओके, ये डिजीज मतलब ये स्ट्रक्चर है आई का, और रेटिना के ऊपर ही इमेज बनता है, ये आपको पहले से भी पता है। अगले स्लाइड में चलते हैं। बहुत कम समय लगेगा, समझ लेते हैं इसको। इट इज ड्यू टू म्यूटेशन इन सम जीन्स इन एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम के पास जो कुछ जीन है उस जीन के साथ ही कुछ म्यूटेशन हो गया है। अब म्यूटेशन हो जाएगा
तो दिखेगा नहीं, क्योंकि एक्स ही क्रोमोजोम है जो कलर ब्लाइंडनेस के जीन को कैरी कर रहा है। नॉर्मल अलील इज डोमिनेंट और रिसेसिव अलील कॉज्ड कलर ब्लाइंडनेस। मतलब नॉर्मल जो होगा ना, नॉर्मल इंसान, उसके ऊपर डोमिनेंट कराएगा, मतलब कैपिटल सी और स्मॉल सी, ये दो अलील होगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा कलर ब्लाइंडनेस के लिए। तो कैपिटल सी रहेगा तो कोई डिजीज नहीं होगा, नॉर्मल होगा, और स्मॉल सी रहेगा तो डिजीज हो जाएगा, रिसेसिव डिसऑर्डर इसको बोल रहे हैं ना। इसीलिए देखिए यहाँ पे एक ही पे लगाए, कन्फ्यूजन ना हो आपको, इसलिए क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज कर जाते हैं इसमें ज़्यादातर। तो इसमें क्या है, कलर ब्लाइंडनेस के लिए कैपिटल सी मतलब एक्स, और एक्स लिए है फीमेल है ये, और एक्स एक ही के ऊपर सी लगाया गया है एक्स के ऊपर, तो ये रिसेसिव कहलाएगी। हेट्रोजाइगस फीमेल कैरियर, मतलब रिसेसिव कैरियर कहलाएगी। ओके, और फिर आते हैं दोनों ही छोटा छोटा है, मतलब रिसेसिव दोनों ही पे लगा हुआ है, तो इसका मतलब एक्स और एक्स, इस पे भी सी इस पे भी सी, तो क्या कहेंगे, कलर ब्लाइंडनेस फीमेल है ये। और एक्स और वाई, इस पे कुछ भी नहीं है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वाई, तो समझ गए ना। अब यहाँ पे एक्स और एक्स सी और एक्स वाई भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब कैपिटल ये एक्स और ये वाई है, इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्मल मेल है ये, और अगर एक्स और वाई है इसके ऊपर स्मॉल सी लग गया, मतलब रिसेसिव है, तो रिसेसिव डिसऑर्डर में आ जाएगा ये क्या, कलर ब्लाइंडनेस मेल। यही है हमारा ईच एंड एवरीथिंग अबाउट कलर ब्लाइंडनेस। और कलर ब्लाइंडनेस को और भी डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चंस के साथ। अगले स्लाइड में आपको बताया जाएगा एक एक करके कि कब कलर ब्लाइंडनेस आगे की तरफ बढ़ता है और कब किस कंडीशन में रिसेसिव हो जाएगा, और कौन सा ऑफ स्प्रिंग अफेक्टेड होगा और कौन सा ऑफ स्प्रिंग कैरियर होगा, सिर्फ वो ढोएगा उस बीमारी को। ओके, तो अगले स्लाइड में मिलते हैं, मतलब लेक्चर नंबर 6। जब तक आप इस लेक्चर का नोट्स बनाइए और अच्छे लेवल पे, इफेक्टिव लेवल पे बनाइए, और क्वेश्चन भी डिस्कशन हम लोग करते हैं, नीट लेवल का क्वेश्चन। तो ये हर एक बच्चे के लिए इफेक्टिव वीडियो है और कंप्लीट वीडियो है, इसमें कुछ भी छूटा हुआ नहीं है, मतलब कुछ भी कम नहीं है, और बहुत शॉर्ट वे में है। आप बना लीजिएगा तो आपको लगेगा भी नहीं, और बहुत अच्छे से आप पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, मिलते हैं अगले स्लाइड में, वो हमारा होगा इसके बाद वाला क्वेश्चंस और कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। थैंक यू।